आई एम संदीप कुमार बुगालिया, पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। आप देख रहे हैं मोटिवेशन योजना यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे ध्यानपूर्वक देखिए और आपको ये कैसे लगते हैं जरूर बताइए ना। प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री की व्यवस्था, पद की व्यवस्था की गई है। में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन के लिए और परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो ये राष्ट्रपति आर्टिकल 74 के अनुसार भारतीय जो संविधान है वह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बना है। वहाँ जो प्रधानमंत्री है वो परंपरा के आधार पर बनता है, जबकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में प्रधानमंत्री के जो पद को संवैधानिक मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में वास्तविक प्रधान होता है, राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है। जो भी कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, परंतु वास्तविक कार्यकर्ता भारत में वह प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो आर्टिकल 75 में भी सुनिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य की नियुक्ति करेगा। यह आर्टिकल 75(1) में एक प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो आर्टिकल 75(1) का जो उपबंध है उसमें प्रधानमंत्री को सर्वेसर्वा बना दिया गया है, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है कि वह प्रधानमंत्री की सलाह को माने ही। तो ये उपबंध की वजह से प्रधानमंत्री भारत में सर्वेसर्वा हो जाता है। प्रधानमंत्री वह सदस्य बनेगा, उसकी योग्यताएं लोकसभा के सदस्य की जो योग्यताएं होती हैं या राज्यसभा के सदस्यों की जो योग्यता होती है वह दोनों हो सकती है। प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वह प्रधानमंत्री लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो या दोनों सदनों में से नहीं हो, तो वह 6 महीने में चुनाव करके वह संसद का सदस्य हो सकता है। यह भी प्रावधान है। जो भी प्रधानमंत्री भारत में बनेगा संविधान के अनुसार उसे लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो वह उसे बहुमत प्राप्त हो, वही प्रधानमंत्री बनेगा। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के 3 कार्य हैं, 3 कर्तव्य हैं जो उसे करने होते हैं। संघ के प्रशासन तथा कानून निर्माण संबंधी विधायक
विधेयकों के विषय में मंत्री परिषद के निर्णय के निर्माण की राष्ट्रपति को सूचना देगा। तो पहला कर्तव्य राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का है कि संघ के प्रशासन तथा कानून निर्माण संबंधी विधेयकों के विषय में मंत्री परिषद के निर्णय के निर्माण की राष्ट्रपति को सूचना देगा। फर्स्ट। सेकंड, संघ के प्रशासन में संबंध में रखने वाले मामलों तथा उसके बारे में राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देना जिसे वह मांगे। तो राष्ट्रपति जो भी सूचना मांगेगा वह प्रधानमंत्री को देनी होगी। नंबर 3, यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहे तो मंत्री परिषद के विचार के लिए कोई ऐसा मामला रखना जिस पर कोई मंत्री अपना निर्णय ले चुका है परंतु जिस पर मंत्री परिषद ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इस प्रकार प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य हैं जो राष्ट्रपति के कहे अनुसार उसे कार्य करना होता है। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल वह 5 वर्ष का होता है, परंतु जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वह कार्य कर सकता है। लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त हो। एक यहाँ क्वेश्चन कई बार आता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, एक अच्छा जीके का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मनोनीत होता है, चुना जाता है, तो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है और वह भी लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो वही नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है यदि उसका अगर प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं, कार्य शक्ति व अधिकार, ये आर्टिकल 78 में तो उसके कर्तव्य थे और आर्टिकल जो प्रधानमंत्री की जो कार्य शक्तियां व अधिकार, मंत्रिमंडल का निर्माण करना, तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का निर्माण करता है। अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्री परिषद का निर्माण करना होता है। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो, कौन कौन मंत्री हो, ये सब प्रधानमंत्री ही तय करता है। तो एक अनुच्छेद 75(1) इसमें 75(1) के अनुसार कुल लोकसभा सदस्यों में से 15% ही प्रधानमंत्री सहित मंत्री बन सकते हैं। 91वें संविधान संशोधन के तहत 2004 में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। तो 2004 में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसके तहत 15% ही सदस्य मंत्री बन सकते हैं। ये प्रस्ताव 2004 में 91वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। ये तो ये भी एक अच्छा जीके का क्वेश्चन है याद रखने के लिए। अगला है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। तो प्रधानमंत्री का ये महत्वपूर्ण अधिकार है, जो वह कार्य है कि वो जो भी मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते समय प्रधानमंत्री स्वविवेक के अनुसार ही कार्य करता है और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अंतिम विभाग वितरण व साधारणतया कोई भी आपत्ति नहीं की जा सकती। यानी सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होता है, उसकी इच्छा अनुसार ही वह किसी भी मंत्री को हटा सकता है या उसके विभाग में परिवर्तन कर सकता है। तो ये एक प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण अधिकार है। प्रधानमंत्री का जो नेक्स्ट कार्य है मंत्री परिषद के कार्य का संचालन। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के बैठकों का
राष्ट्रपतित्व और मंत्रिमंडल के समस्त कार्रवाई का संचालन करता है, यानी कि मंत्रिमंडल की बैठक का वह अध्यक्ष होता है। उसी के एजेंडे के अनुसार सभी मंत्री कार्य करते हैं। नेक्स्ट है शासन के विभिन्न विभागों का समन्वय। शासन के विभिन्न विभागों का समन्वय, प्रधानमंत्री जो भी मंत्रिमंडल होता है, उनके विभाग होते, उनके बीच में समन्वय का कार्य करता है। नंबर 5, लोकसभा का नेता। क्योंकि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री चुना जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री संसद का मुख्य लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण की समस्त कार्य में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देश अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। अगला जिसका कार्य है राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच में संबंध स्थापित करना। तो ये आर्टिकल 78 के तहत कि समन्वय का काम करता है राष्ट्रपति और संसद के बीच में, यानी मंत्रिमंडल के बीच में। सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। वही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निश्चय में परिचित कराता है और वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। तो एक तरह से कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है विभिन्न पद पर प्रदान करना, या तो जो इम्पोर्टेंट इसकी जो पावर है प्राइम मिनिस्टर की, वह है विभिन्न पद होते हैं चुनाव आयोग के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेनाध्यक्ष, जितने भी उच्च पदाधिकारी होते हैं वह सब प्रधानमंत्री के इच्छा के अनुसार ही वह नियुक्त करता है। वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। इस तरह से प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में सर्वे सर्वा होता है और वही वास्तविक प्रधान होता है, कार्यपालक होता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां जब बढ़ जाती है, जब उसकी पावर अधिक हो। नेहरू जी के ज़माने में नेहरू जी एक सर्वमान्य नेता थे और उनकी शख्सियत काफ़ी बड़ी थी, तो जितने भी कार्य उस समय हुए उन सभी पर नेहरू जी के विचारों की छाप मिलती है। उसके बाद कांग्रेस की एक अन्य नेता इंदिरा गांधी ज़्यादा पावरफुल थी और वहाँ अन्य मंत्रियों और उसके मंत्रिमंडल की कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि इंदिरा गांधी के आदेशों के अनुसार ही कार्य करना होता था। तो सर्वशक्तिशाली हो गई थी यहाँ पे प्रधानमंत्री। उसके बाद में मिलीजुली सरकारों की वजह से प्रधानमंत्री का ओहदा कमज़ोर हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के तीनों कार्यकालों में और यूपीए के समय मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकालों में प्रधानमंत्री का ओहदा कमज़ोर रहा। 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी की सत्ता आने के बाद उनका वर्चस्व कायम हुआ, क्योंकि जो चुनाव जीते जा रहे थे, चुनाव जो हुए वो सभी उन्हीं के नाम पे हुए, तो उनके सर्वशक्तिशाली नेता के रूप में वो उभरे। इसकी वजह से आज के समय मंत्रिमंडल का कोई अस्तित्व नहीं रहा। ज़्यादातर जो कार्य है वह बिना किसी मंत्रिमंडल की बैठकों या उन्हीं की इच्छा के अनुसार कार्य होता है। तो प्रधानमंत्री का जो ओहदा महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसकी पावर बढ़ जाती है। तो आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट टाइम अगला टॉपिक मंत्रिमंडल का लेके आ रहे हैं जल्दी ही। आज के लिए इतना ही। फिर एक बार सबको शुभकामनाएं। ओके, गुड बाय।